कोऑर्डिनेट्स एंड देयर डिस्टेंस फार्मूला। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम आज स्टार्ट करेंगे मैथ्स का न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो को ध्यान से कम्प्लीटली देखिएगा ताकि इन टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप उसे कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स में हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एंड दैट इज ओरिजिन। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स में हम लोकेशन बताते हैं। ओके, अब ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है अभी मैं आपको इन दो पॉइंट्स के साथ लिंक करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अभी इस डेफिनेशन को इन दोनों के साथ मैं लिंक करता हूँ। पहले देखते हैं हम कोऑर्डिनेट लाइन। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है, इसमें ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 आ गया। इसी तरह ये चलते जाएंगे, इधर -1, -2, -3 और ये -4। अच्छा, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये। अब मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी इस पॉइंट की लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन हमने देखनी है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, और ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट होगा दैट इज ओरिजिन 0। यानी अब ये 0 से कितना दूर है? 2। इसी वजह से इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स 0 से लेकर यहाँ तक होंगे -3। यानी ये जो नंबर लिखा है ये बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट ही था, यानी 0 से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना था। यानी हमने देखें इस पॉइंट की लोकेशन बताई, यानी कोऑर्डिनेट्स बताए विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस दैट इज ओरिजिन। इसी तरह अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर देखते हैं दैट इज, ये देखिए अभी मेरे पास है 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे भी -1, -2 और -3 होगा। इधर आप 1, 2, 3, 4 और 5 ले लें। अब मेरे पास अगर पॉइंट है यहाँ पे, ये पड़ा हुआ मेरे पास पॉइंट, और मुझे वो कहता है कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो मैं इसकी लोकेशन कैसे बताऊंगा कि मैं इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल करवाऊंगा, तो मुझे इसका डिस्टेंस मिल जाएगा एक्स एक्सिस से। ये मेरे पास ओरिजिन है, तो यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका सबसे पहले वाला आप लिखते हैं एक्स एक्सिस का। यानी जब आप परपेंडिकुलर पे फॉल करवाते हैं, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर फॉल करवाते हैं, तो आपको पॉइंट मिलता है एक्स एक्सिस का, वो आप लिखते हैं यहाँ पे, यानी 2। ओरिजिन से ये 2 पॉइंट्स दूर है। इसी तरह जब आप इसको परपेंडिकुलर फॉल करवाते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये आपको मिलता है 0.3 मिल गया, यानी 0 से, यानी ओरिजिन से कितना दूर है। तो वाई वाला हम हमेशा सेकंड पे लिखते हैं, इसको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट वाला x का पॉइंट होता है और सेकंड वाला y का होता है। ये थे, और अगर मैं इसको कोई नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, तो मेरे पास इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 2, 3। यानी ये x एक्सिस से 2 पॉइंट्स दूर है और y एक्सिस से 3 पॉइंट्स दूर है, तो ये इसकी लोकेशन या इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, जब भी हमने डिस्टेंस फाइंड करना होता है, यानी अब मैं नंबर लाइन पे वापस आ रहा हूँ, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कोऑर्डिनेट्स का। अब नंबर लाइन के ऊपर अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये पॉइंट है मेरे पास। अब मैं आ रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस फार्मूला होगा नंबर लाइन के ऊपर। यानी कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला कैसे होता है? वो सिंपल होगा। उसमें आप क्या करते हैं, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, या आप राइट मोस्ट वैल्यू से लेफ्ट मोस्ट वैल्यू माइनस कर देते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है। यानी अगर आपने
अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखना होगा, तो उसका एक तो सिंपल है कि आप ये काउंट कर लें, यानी यहाँ से इधर जंप करें, कितना 1 2 3 4 और 5, यानी 5 पॉइंट्स डिस्टेंस है -3 से लेकर 2 तक, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको बाय डिस्टेंस फार्मूला देखना चाहता हूँ कि कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या होगा, लार्जर यानी राइट मोस्ट वैल्यू से स्मॉलर यानी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी क्या होगा, राइट मोस्ट वैल्यू क्या है 2 माइनस ये फार्मूले का, और इसके कोऑर्डिनेट्स यानी -3 सब्ट्रैक्ट कर लें -3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एज इज प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो अब आप देखें वो जो हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5, तो 5 ही निकला यूनिट्स हमारे पास -3 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस। अच्छा, इसको ना आप ये अगर आपको याद नहीं रहता, आप कहते हैं कि मुझे ये भूल गया, तो आप सिंपल किसी भी दो वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसको -3 - 2 कर लें, ठीक है। आप कहते हैं मुझे ये ऑर्डर भूल गया और मैं इसको जस्ट मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। उस केस के अंदर आपने क्या करना है, उसका भी बड़ा इजी वे है कि आप करते हैं -3 - 2, तो आपके पास आंसर आएगा, देखिए -5। आपके पास ये डिस्टेंस आया, लेकिन क्या याद रखिए, क्या डिस्टेंस कभी माइनस में हो सकता है, कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो इस केस के अंदर अगर आप ऑर्डर को फॉरगेट करते हैं तो आपने उसकी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, यानी वो जो भी आएगा आंसर वो उसको प्लस कर देगा। यानी जब भी मैं इसके मॉड ले लिया मैंने, अब ये मेरे पास -5 आया है, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 5, यानी 5 यूनिट्स मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा -3 से लेकर 2 तक। ये अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ये था डिस्टेंस फार्मूला जो हमने देखा कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर, सिंपल। अच्छा, एक बात और आप याद रखिएगा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर में हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये 2,3 है, तो ये इसकी लोकेशन है ना, आप इसको 3,2 नहीं लिख सकते। ये आपने बात याद रखनी है, या आप यूँ समझ लीजिए कि x, y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इसको y, x नहीं लिख सकते क्योंकि उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको चेंज करते हैं तो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे 2,3, और जब आप इसको 3,2 करेंगे तो फिर वो मेरे पास हो जाएगा, यानी ये जो 3,2 है ये पॉइंट आ जाएगा 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो वो पॉइंट मेरे पास फिर ये वाला बन जाएगा। अब ये देखें, ये 2,3 तो ये पॉइंट है और 3,2 जो है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, तो क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं। तो याद रखिएगा आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ये एक MCQ है। अच्छा, ये हमने सीख लिया कोऑर्डिनेट लाइन का डिस्टेंस फार्मूला, और अगर ये नंबर लाइन के ऊपर हो तो आप इसको भी 2 में शो कर सकते हैं, यानी जिस तरह इसके ऑर्डर पेयर आपने लिखे थे ना कोऑर्डिनेट्स 2x और एक y का, आप इसका भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब ये चूंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं अब इसके ऊपर सिर्फ इसी के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, यानी ये जो y है वो आप देखिए वो 0 है। यानी देखें y कैसे 0 है, जब ये लाइन या ये जो पॉइंट है ये इससे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव y होगा, या इससे नीचे आएगा तो ये फिर नेगेटिव y होगा ना। अब ये इसी लाइन के ऊपर है तो यानी ये 0 है, यानी ये जितने भी पॉइंट्स थे इनके अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दोनों अगर बनाऊं तो ये होंगे -3, y का 0, इसी तरह इसका भी 3, 0 हो जाएगा, इसका 4, 0 हो जाएगा। अब वो हमें अंडरस्टूड होता है कि y है ही 0, इसलिए हम वो लिखते ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आपको y के बना के दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं इसी के ऊपर बना लेता हूं सिर्फ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप वो देखिए, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिंपल ये अगर मेरे पास y एक्सिस हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,5, 0,4, इसका होगा 0,3, ठीक है। इस पॉइंट का क्या होगा 0,2, यानी अब ये जो लाइन है ये इधर से राइट होगी तो x का कोई पॉइंट बनेगा, और ये यहाँ से लेफ्ट होगी तो कोई x का नेगेटिव पॉइंट होगा ना। अब वो चूंकि x के 0 के ऊपर है इसलिए इसके सारे के सारे x की वैल्यू जो है वो 0। अब वो अंडरस्टूड होता है इसलिए वो हम लिखते ही नहीं है। इसी तरह आप डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आप कोऑर्डिनेट लाइन यानी वर्टिकल को भी देख सकते हैं इसी तरह। अच्छा, अब मैं कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्सप्लेन करता हूं और डिस्टेंस फार्मूला और उसकी एप्लीकेशंस, फिर हम क्विकली क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन एक ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं कि वो कैसे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली ना कोई पॉइंट ले लेता हूँ,
एक मैं 2,3 पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी x एक्सिस से 2 और y एक्सिस से 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2,3 और ये पॉइंट है मेरे पास लेट्स से a पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। एक और मैं पॉइंट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, वो है 5 और इधर से है 6, यानी ये देखें और मैं इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया पॉइंट B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6 यानी x का पहले और y का बाद में। अब अगर मैंने इस केस के अंदर यानी जिस केस में मेरे पास पॉइंट्स जो हैं वो प्लेन में अवेलेबल हो, यानी उसके कुछ x एक्सिस में भी हो कुछ y में भी हो, इस केस के अंदर अगर आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना हो बिटवीन a एंड b तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होगा ये हम देखते हैं। अच्छा, इस केस के अंदर डिस्टेंस फार्मूला सिंपल और उसकी रिप्रेजेंटेशन, अगर आपने डिस्टेंस फ्रॉम a टू b लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं d ऑफ a कोमा b। एक ये मेरे पास रिप्रेजेंट करने का मेथड है। दूसरा है मेरे पास a b लिख के आप इसके ऊपर, अच्छा ये एक लाइन भी थी तो आप इसको लाइन सेगमेंट का ये सिंबल डालेंगे और आप इसके ऊपर लिखेंगे ये वाला, ठीक है, ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है मैं a b यानी लाइन सेगमेंट और इसकी मेजरमेंट ऑफ ए बी लिख दूं, यानी मेजरमेंट ऑफ ए बी यानी वो उसकी लेंथ ही बता रहा होगा। तो ये तीन तरीके, तो ये तीन तरीकों में से आप कोई भी एक यूज़ करके आगे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। समटाइम्स एग्ज़ाम के अंदर बच्चों से ये रिप्रेजेंटेशन ही उनको याद नहीं रहती और वो अपने एग्ज़ाम में मार्क्स जो है ना वो सिली मिस्टेक्स की वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। चलिए अब देखें डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। फ्रॉम ए टू बी अब मैंने अप्लाई करना है। मैं आपको जनरल पहले बता देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होगा अगर मैं इसी पॉइंट के जनरल पॉइंट्स ले लूँ, इन्हीं पॉइंट्स के अगर मैं अप्लाई करूँ, ये मेरे पास हो x1, y1 यानी ये पॉइंट 1 हो मेरे पास और ये पॉइंट हो x2, y2 यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हो x2, y2, ये जनरल है, ठीक है। तो इस केस के अंदर और मैं रिप्रेजेंटेशन अब यूज़ करूँगा ये वाली, ये नॉर्मली यूज़ होती है रिप्रेजेंटेशन, यानी ए बी लाइन सेगमेंट और उसका डिस्टेंस मॉड से, और इसका फार्मूला होता है जनरल मेरे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका आप ऑर्डर चेंज भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आप इसको ये भी लिख सकते हैं और कर दें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख लें और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख लें। बस एक याद रखना है कि x में से x ही माइनस करना है और y में से y ही। अच्छा, अब मैं इसी को अप्लाई करता हूँ, ये जो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, और मैं ये डिस्टेंस फाइंड करता हूँ बिटवीन a एंड b। इसके अकॉर्डिंगली a है 2,3 और b है 5,6। मैं a लिख रहा हूँ, देखिए 2,3 और b है मेरे पास 5,6। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा सेकंड पॉइंट x2, y2। अब इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए और लिखिए ए बी लाइन सेगमेंट, उसका डिस्टेंस इक्वल टू मेरे पास होगा x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 9 अंडर रूट, तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18, ठीक है। ये मेरे पास अंडर रूट 18 आंसर आ जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, ठीक है। ये था मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला इन कोऑर्डिनेट प्लेन। अब मैं आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बताता हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई होती है। वो है, हमें कहते हैं 3 पॉइंट्स दे देगा कोई से भी और वो कहेगा कि ये चेक करें कि क्या ये कोलीनियर है या नहीं। सबसे पहले समझिए कोलीनियर होता क्या है। अच्छा, कोलीनियर क्या होता है? कोलीनियर होता है जो एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट्स जो होते हैं उनको कहते हैं कोलीनियर पॉइंट्स, या कोलीनियर भी कह सकते हैं सिंपल। अच्छा, कोलीनियर पॉइंट्स को कैसे चेक करते हैं और कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनती है डिस्टेंस फार्मूला की, वो अगर ये मेरे पास पॉइंट हो A, ये हो B और ये हो C, और मुझे ये चेक करना हो कि क्या A, B और C जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर हैं या नहीं है। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने चेक करना है। अच्छा, अब मैंने एक ये केस बनाया
और एक मैं बनाता हूँ ए, दैट इज सी, ये मैं इनको ज्वाइन करता हूँ पहले से, और बी मेरे पास यहाँ पे हो, थोड़ा सा इधर हो, एक लाइन पे ना हो। तो अब इस केस के अंदर जो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस होगा, यानी ए बी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस जो होगा, और बी सी लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा, यानी बी सी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस, यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ए सी, तो ये इक्वल टू होगा ए सी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस। अगर तो ये ट्रू है तो फिर तो वो कोलिनियर है, और अगर ऑब्वियसली अब आप देखिए कि मैं, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास सी है, तो इस केस के अंदर अगर मैं ए बी फाइंड करता हूँ वो ये आ जाएगा, ए बी लाइन सेगमेंट का ये आ गया ना, प्लस बी सी फाइंड करता हूँ वो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, बी सी लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस। और क्या ए बी और बी सी करता हूँ तो क्या मेरे पास ये इक्वल होगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो इज नॉट इक्वल टू ए सी लाइन सेगमेंट, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको नंबर्स दे दूँ, ये 2 हो और ये 3 हो, तो 2 प्लस 3 इज 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट देखूंगा वो भी 5 होगा। लेकिन इस केस के अंदर ये मेरे पास अगर 2 हो और ये 3 हो, तो ये 2 प्लस 3 ये तो होगा 5, यानी 2 प्लस 3 करता हूँ ये तो होगा 5, लेकिन ये कभी भी 5 नहीं होगा, ये 5 से लेस होगा, ये याद रखिएगा। ये था मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला की पहली एप्लीकेशन जिस पे हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं पॉइंट्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, यानी इसमें हमने ये 2 पॉइंट्स हैं और हर क्वेश्चन के अंदर हमने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला। सिंपल आपके पास 10 सवाल हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ और सिंपल एक जैसे ही सवाल होंगे। इसमें 1 के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट थोड़े से फ्रैक्शंस के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, -2, 1 एंड 1, 5। जी ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए आप। सबसे पहले इसको जूम कर लें। लेट ए जो है वो पॉइंट है मेरे पास -2, 1 एंड बी इज़ 1, 5, यानी इसको नाम दे दिया अब हमने। अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट ए बी, और ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस के लिए इक्वल टू √ ऑफ, अच्छा जो बाद वाला पॉइंट होता है वो 2 समझा जाएगा, यानी ये वाले x2 और ये हो जाएगा y2, ये होगा मेरे पास x1 और ये होगा y1। तो सिंपल x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस -2, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर याद रखिएगा, प्लस y2 माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो गया 1 और माइनस माइनस एज इन प्लस हो गया, 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 इज 4 का स्क्वायर √ ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, √ लूँगा मेरे पास आ जाएगा √25, 16 + 9 इज 25, और √ लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए बी लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। ये था मेरे पास आंसर। अच्छा, आंसर को ये याद रखिए, इसी तरह से आप लिखा करें। बॉक्स के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन अच्छी रहती है, और एक्सटर्नल क्विकली आपके इस तरह के आंसर को देख के अगर कोई गलती हो तो वो ओवरलुक हो जाती है और आपको फुल मार्क्स दे देता है। ये आप बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, ये एक अपनी एक प्रैक्टिस बनाइए एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो देखिए, वो भी सिंपल है, 1, 1 एंड 7, 9। इसी तरह 0, -5, -2, 1। इसमें जो माइनस वाले हैं वो कोशिश करें वो आप कर लें ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। इसी तरह वीडियो को पॉज करें आप, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं करता हूँ और फिर 7 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -3, 1 और -2, 3। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट लिख लिया। सोल्यूशन लिखिए। सबसे पहले लेट सपोज कीजिए, लेट a विल बी इक्वल टू -3, 1 एंड b को आप कह दें -2, -3। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है a b लाइन सेगमेंट, और सिंपल आप क्या करेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर। सिंपल, यानी ये मेरे पास आ जाएगा x2, ये आ जाएगा y2
ये आ जाएगा x1 और ये y1। अगर आप इस तरह लिख लेंगे आपकी कभी भी एग्जाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। x2 माइनस y1 यानी -2 माइनस फार्मूले का और फिर ये आ जाएगा -3, ये ब्रैकेट डाल दें का होल स्क्वायर। अभी आप बिगनर लेवल पे इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी y2 इज -3 माइनस फार्मूले का 1 का होल स्क्वायर, ये 1। अच्छा, अब क्या आंसर आ जाएगा इसका? -2 माइनस माइनस प्लस यानी -2 + 3 इज 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 यानी -3 - 1 यानी -4 का होल स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट। तो सिंपल इसका क्या आंसर आ जाएगा? ये 1 का स्क्वायर एज इन 1 प्लस 4 -4 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16 का अंडर रूट। तो ए बी यानी इसका मेरे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 17। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल हैं क्योंकि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रैक्शंस के अंदर है, वो आप देख लीजिए। उसमें से भी मैं कुछ पार्ट्स मैं करता हूँ, कुछ आप करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले ये सिंपल थे, ये आप कीजिए। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 को -9,4, -7/3 एंड सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो है -5/4। मैं लिखता हूँ और सॉल्व करते हैं। जी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया। आपने इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रैक्शंस में होते हैं उसको थोड़ा सा खुला खुला करके लिखना है ताकि क्वेश्चन में कचरा ना हो और आपकी कभी भी सिली मिस्टेक ना हो। अच्छा, अब मैं उसी तरह इसको लेट सपोज करूँगा। ए पॉइंट जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा -9/4, -7/3 एंड बी हो जाएगा मेरे पास सेकंड पॉइंट -3/2, -5/4। अब मैं अप्लाई करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला ए और बी पे। तो मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट होगा विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दिस वन इज x2 सेकंड पॉइंट है तो ये x2, ये हो जाएगा y2, ये होगा मेरे पास x1 और y1। तो x2 माइनस x1 -3/2 माइनस फार्मूले का -9/4 -9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -5/4 माइनस फार्मूले का और -7/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए फ्रैक्शंस को और देखिए क्या आंसर्स आते हैं आपके पास। ये हो जाएगा -3/2 माइनस माइनस प्लस 9/4 का होल स्क्वायर और प्लस -5/4 प्लस 7/3 माइनस माइनस प्लस 7/3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कीजिए और देखिए आपके पास आंसर्स क्या आते हैं। -3/2 प्लस 9/4 -3/2 प्लस 9/4, ये आपके पास आ गया 3/4। देखिए 3/4 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9/16 प्लस इसको देखता हूँ -5/4 प्लस 7/3। ये मैंने सॉल्व किया 13/12 और इस 13/12 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 169। 13 का स्क्वायर 169 ओवर 12 का स्क्वायर होता है 144। सिंपल। अब जब मैं इसकी फ्रैक्शन लेता हूँ यानी 9/16 प्लस 169 बाय, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9/16 प्लस 169/144, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 125/72। यानी मैं ये यहाँ लिखता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 125/72। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मैंने सिंपल आंसर का अंडर रूट लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 5/10/12 यानी ए बी का जो मेरे पास डिस्टेंस होगा वो होगा 5/10/12। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
जो कि है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1/2, 5 1/4 एंड 5 -1। ये भी मैं लिखता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आप इसको सपोज करेंगे, लेट a विल बी इक्वल टू 2 1/2, 5 1/4 एंड b विल बी इक्वल टू हमारे पास सपोज हो जाएगा 5 -1। अच्छा, अब ये इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? इस फ्रैक्शन की वजह से। ये कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। इसको कैसे बनाते हैं? इसको आप यूं करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4, जो आंसर आता है उसमें ये 1 ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पे प्लस 2 2 4 प्लस 1 5, यानी 5/2 ये मेरे पास बन जाएगा। यानी ये जो मेरे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, 4 5 20, 20 + 1 21, तो ये हो जाएगा 21/4, यानी ए पॉइंट मेरे पास ये हो गया, बी तो हमारे पास यही है। अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसी तरह ये होगा x2 और y2। वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ए बी लाइन सेगमेंट विल बी इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 5 -5/2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -1, और -21/4 का होल स्क्वायर। अब 5 -5/2 देखिए, 5 -5/2 विल बी इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 प्लस -1 -21/4, -1 -21/4, इसका आंसर आएगा -25/4। अच्छा, अभी इनके स्क्वायर्स पेंडिंग है, ये भी स्क्वायर, अभी तो मैंने अंदर फ्रैक्शन सॉल्व किया ना, और ये आ जाएगा इसका अंडर रूट। अच्छा, अब 5/2, यानी जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो सिंपल मेरे पास 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और प्लस ये माइनस अगेन स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा 25 का स्क्वायर, देखिए 625/4 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 16, इसका अंडर रूट। यानी अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 25/4 और प्लस 625/16, 625/16 करता हूँ, ये मेरे पास आ गया अंदर फ्रैक्शन का आंसर। और इसका जब अंडर रूट करूँगा तो ये मेरे पास अंडर रूट आंसर करूँगा, ये देखिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 √29/4, 5 √29/4, ये मेरे पास आ जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट जो हमने पॉइंट सपोज किए थे उनका डिस्टेंस ए और बी के दरमियान। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्वेश्चन नंबर 1 0 1 2,3 एंड 3,4, ये 3 पॉइंट्स हैं, उन तीनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और अब हमने चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब एक लाइन के ऊपर है या नहीं, वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ भी दिखाता हूँ आपको करना कैसे है। पार्ट 1 देखिए, सपोज करेंगे सबसे पहले सोल्यूशन लेट करेंगे, लेट ए विल बी इक्वल टू 0,1, बी विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2,3 एंड सी को हम कह देंगे 3,4। अब सबसे पहले आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर आप बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर आप ए सी का डिस्टेंस, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उसका यही फॉर्मेट है कि आपने सबसे पहले ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी तीनों डिस्टेंस फाइंड करें। उसके बाद देखें जो मैंने आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई थी कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं, हम भी सबसे पहले इसी तरह ए बी, बी सी और ए सी बाय डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। ए बी है मेरे पास, ए बी चेक कीजिए। अब जब ए बी करूँगा ये मेरे पास हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो ये अंडर रूट ऑफ देखिए x2 माइनस x1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 3 - 1 का
होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 भी 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट, और ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 8 ये मेरे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस, ए और बी के दरमियान। ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अब मैं करूँगा बी सी का, ये भी देखिए बी सी का डिस्टेंस हमारे पास, अब बी सी के अंदर ये x1 y1 और ये x2 और ये y2 होगा। देखिए 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आंसर आएगा मेरे पास, 3 माइनस 2 इज़ 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इज़ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 इज़ 2 अंडर रूट ऑफ 2, तो ये मेरे पास आ गया बी सी और ये आ गया अंडर रूट ऑफ 2। एक ये आ गया मेरे पास और एक ये आ गया। अब लास्ट ए सी का डिस्टेंस फार्मूले से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। अप्लाई कीजिए, ए सी अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सिंपल मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 यानी 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 9 प्लस 9 इज़ 18 यानी अंडर रूट ऑफ 18। तो क्या अब मुझे बताएं इस फॉर्म के अंदर कि किन दो को मैं ऐड करूं, क्या मेरे पास तीसरा बनता है। अब कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या थी कि वो जनरल कंडीशन मैं अब आपको लिखवा रहा हूं कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा प्लस बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू होना चाहिए ए सी के डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, एक बात आपने और भी याद रखनी है, ये ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है कि आपके पास ये बी सी यहाँ ना हो, ये ए सी यहाँ हो, यानी अगर आप नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करें तो ए यहाँ हो, सी यहाँ हो और बी यहाँ हो, यानी ए सी और फिर ये बी हो। इस केस के अंदर ये फार्मूला क्या शेप ले लेगा, ए सी प्लस सी बी प्लस ए सी, ठीक है, प्लस ए बी, इक्वल टू ए बी हो जाएगा। यानी ये मेरे पास ये फार्मूला शेप ले लेगा। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं कि इस केस के अंदर ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी, ये भी आपने याद रखना है, वो पॉइंट्स भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो आपने सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहना। अब आपने इन वैल्यूज को देखना है कि जो दो छोटी वैल्यूज हैं क्या उन दोनों को आप सम करें तो क्या तीसरी बड़ी वैल्यू आती है या नहीं आती। तो सिंपल देखें, मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ये मेरे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ मैं चेक करूंगा इसको और इसको ऐड करके क्या ये बनता है या नहीं। तो मैं अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2 करता हूं। देखिए अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 2, ये मैंने किया, मेरे पास आंसर आ गया 3 अंडर रूट 2, यानी मैंने अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 को ऐड किया, यानी मैंने क्या किया, ए बी प्लस बी सी। अब मैं लिखता हूं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू आएगा ए सी, आता है या नहीं, अभी हम ये पहले चेक कर रहे हैं। तो ए बी प्लस बी सी मेरे पास आ गया 3 अंडर रूट 2। अब ये तो है मेरे पास अंडर रूट 18, तो मैं इसको ज़रा कैलकुलेटर में डाल के चेक करता हूँ कि ये मुझे क्या देता है। अंडर रूट 18 देखता हूँ तो वो भी आ गया मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2। इसका मतलब ये मेरे पास दोनों सेम आ गए। सो मैं क्या लिखूंगा, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये आखिर में आपने लाइन ज़रूर लिखनी है क्योंकि अब मेरी ये जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। अब ये याद रखना है, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि ए बी प्लस बी सी आप करें, आपने इन तीनों में से जो भी आंसर बड़ी आ रही होगी उसको एक तरफ रखना है और जो दो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको दूसरी तरफ रख के सिंपल ऐड करके आपने देखना है। ये जेनेरिक है, मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा था और आपने भी वही फॉलो करनी है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो कि कोलिनियर है। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के केस के अंदर, यानी पार्ट 2 में -5, -4, 1, 0 एंड 6, 7। अगेन ये मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, उन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमने चेक करना है कोलिनियर है या नहीं।
जी, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 लिख लिया। अब इसको देखते हैं कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। सोल्यूशन सेम, आप फॉर्मेट हमेशा फॉलो कीजिए। लेट ए -5 -4, बी को हम कहेंगे 1 0 एंड सी को हम कह देंगे 6 7। अब अगेन सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। 3 हम डिस्टेंस फार्मूलाज लगाएंगे, यानी हम फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस, फिर हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस, और फिर हम फाइंड करेंगे ए सी का डिस्टेंस। सिंपल। फिर हम चेक करेंगे कोलिनियरिटी की कंडीशन कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। सिंपल। ए बी पे क्या लगेगा, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, तो इक्वल टू 1 -5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस फार्मूले का और -5 यानी +5 हो जाएगा। तो 1 + 5 का स्क्वायर प्लस 0 -4 यानी 0 + 4 का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 36 + 16, तो 36 + 16 मेरे पास होता है 52। तो ये √52 मेरे पास आंसर आ गया ए बी का, या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, अब बी और सी चेक कर लें। बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई किया। बी के पॉइंट्स जो होंगे वो x1 y1 हो जाएंगे और सी के पॉइंट्स जो हैं वो x2 और y2 हो जाएंगे। तो सिंपल 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर करता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 - 1 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 25 + 49। तो 25 + 49 क्या होता है, 25 + 49 क्या होता है, 74। तो ये आ जाएगा √74। ये मेरे पास आ गया बी सी के ऊपर, जो मैंने डिस्टेंस फार्मूला से बी और सी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। एक ये आ गया मेरे पास, एक ये भी आ गया। अब ए और सी का चेक कर लेते हैं। ए और सी के ऊपर जब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ वो होगा मेरे पास सिंपल, ए के पॉइंट्स x1 y1 x2 और y2 यानी 6 -5 यानी 6 + 5 हो जाएगा, 6 + 5 का होल स्क्वायर, और जो y का होगा 7 -4 यानी 7 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर होगा 6 + 5 यानी 11 का स्क्वायर प्लस 7 + 4 यानी 11 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आंसर देगा, 121 + 121 अंडर रूट। तो 121 + 121 मेरे पास होता है 242 का अंडर रूट। अब मैंने आपको अगेन कोलिनियरिटी की कंडीशन बताई थी जनरल के बड़ी वाली वैल्यू, अब मुझे नजर आ रहा है ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको मैंने एक तरफ रखना है, यानी ए सी मेरे पास एक तरफ आ जाएगा, ए सी एक तरफ आ गया, बाकी दोनों दूसरी तरफ कर लें। तो यानी ए बी प्लस बी सी क्या ट्रू है या नहीं है। अगर तो ये ट्रू है, इफ यानी ये ट्रू हो तो फिर कोलिनियर होगा। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आ जाएगा √52 प्लस √74 इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास √242। अब इसमें चेक कीजिए, √52 प्लस √74 करें, √52 प्लस √74, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 74 प्लस 2 √13। अगर ये समझ ना आए आप ये बटन दबाएं, पॉइंट्स में देख लें क्या आ रहा है इन जनरल रफ में, यानी 15.813, और √242 करके चेक करें, √242 विल बी इक्वल टू आ रहा है 11 √2, और इसको डेसिमल में चेक करें 15.55 आ रहा है। तो ये 15.55 और ये 15.88 ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे पास इस केस के अंदर के A, B and C points are not collinear, क्योंकि ये दोनों
इसके आंसर, इन दोनों के आंसर सेम नहीं आए, इसलिए ये तीनों जो पॉइंट्स थे मेरे पास ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये आपने बात लिखनी है तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो कि कंप्लीट हुआ। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 0, -5, 3, 7 एंड 5, 15 जिसकी हम कोलिनियरिटी चेक करते हैं और मैं ये लिखता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी ये मैंने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सेम फॉर्मेट होगा, लेट a विल बी इक्वल टू 0, -5, b को हम कह देंगे 3, 7 और जो c मेरे पास होगा वो होगा 5, 15। मैं चेक कर लेता हूँ। a इज़ 0, -5, b इज़ 3, 7 एंड c इज़ 5, 15। अब इसे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं। अगेन उसी तरह ए बी का हम डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले लगा के फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस ए और बी, फिर हम करेंगे बी और सी का, और फिर हम फाइंड करेंगे ए और सी का डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस। अच्छा ए बी देखिए, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस होगा मेरे पास सिंपल, अब मैं डायरेक्ट करूँगा 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। अब मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, +7 -5 यानी 7 + 5, 7 + 5 इज़ देखिए 7 + 5 इज़ 12 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9 और 12 का स्क्वायर होता है, आप देख लीजिए 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा 144, 144 + 9 मैं करता हूँ तो ये 153 आ जाएगा मेरे पास, यानी ये मेरे पास आ गया √of 153। अब मैं इसको ज़रा एक ही लाइन में लिख रहा हूँ ताकि क्विकली और जल्दी से ये सॉल्व हो जाए और आपको एक ही पेज पे नज़र आए। अब मैंने फाइंड करना है बी सी, ए बी हो गया। अब बी और सी को आप लिखिए जी, बी के x1 y1 हो जाएंगे और सी के x2 y2 हो जाएंगे, यानी 5 - 3 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 यानी 2 यानी 2 का स्क्वायर, 15 - 7, 15 - 7 यानी 8, तो यानी 8 का स्क्वायर, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 16, तो 16 + 4 मेरे पास क्या आंसर आएगा, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, ये मिस्टेक हो गई, तो 64 + 4 ये मेरे पास आ जाएगा 68, तो √of 68 आंसर आ जाएगा। थर्ड है मेरे पास ए सी मुझे फाइंड करना है, तो ए के x1 y1 और सी के x2 y2 हो जाएंगे, यानी 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 15 -5 यानी +5, 15 + 5 इज़ 20 यानी 20 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आंसर आएगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और प्लस 20 का स्क्वायर होगा मेरे पास 400, ठीक है 400, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 425 का √। अब मैंने आपको कोलिनियरिटी की कंडीशन बिल्कुल क्लियर बताई हुई है कि सबसे बड़े वाले को आपने राइट साइड पे या एक साइड पे रखना है, तो ए सी इज़ द लार्जेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ या ग्रेटेस्ट वैल्यू है अमंग दीज 2 वैल्यूज़, तो इसको मैं एक तरफ रख लेता हूँ, तो यानी ये मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब मैंने ऊपर लिखना है इफ़, कि अगर ये कंडीशन होती है या नहीं, तो मैं करूँगा ए बी प्लस बी सी, तो ये पुट कीजिए, ए बी है √153 और बी सी है √68। अब चेक करें √153, कि मैं आपको यूनिवर्सल मेथड सिखा रहा हूँ, प्लस √68 क्या आंसर आ रहा है 5 √17, 5 टाइम्स ऑफ √17, तो 425 का √ करके देखें √425, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 5 √17, और जो कि कोलिनियर, अगर ये दोनों सेम आ गए ना, अब ये देखें इफ दीज आर सेम देन A, B एंड C आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन के ऊपर होंगे। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि कंप्लीट हुआ। बिल्कुल इसी तरह आप
क्वेश्चन नंबर 5 भी कीजिए, 6 भी कीजिए। और ये तीनों भी याद रखें कोलिनियर है। इसमें सिर्फ एक था जो नॉट कोलिनियर था, यानी एक लाइन के ऊपर नहीं थे, वो ये था, यानी ये नॉट कोलिनियर था, एक सिर्फ सवाल। बाकी सारे कोलिनियर हैं। आप इनमें से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी टेक्निकल कोई पॉइंट नहीं है जो एक्सप्लेन करने वाला है। इसलिए मैं अब मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि है चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलीन ट्रायंगल। मैं सबसे पहले इन 4 ट्रायंगल्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ, और क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब करना मुझे ये होगा, अब देखें वर्टिसेस ट्रायंगल और इनके नाम, यानी हर ट्रायंगल के 3-3 पॉइंट्स हैं, यानी 3 पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं। उन 3 वर्टेक्स के ऊपर, तीनों के ऊपर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, यानी ए बी, बी सी और ए सी। जब आपके पास 3 डिस्टेंस फार्मूला हर एक के ऊपर लग जाएंगे, फिर आपने बताना होगा कि वो उन पॉइंट्स को देखते हुए कि वो इनमें से कौन सी ट्रायंगल बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप देखिए। अच्छा, ये मैंने लिख लिया है। सबसे पहले वो जो 3 पॉइंट्स है ना, उस पर कैसे चेक होगा, मैं उन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा, यानी ए बी, बी सी और ए सी। उसके बाद हम कैसे चेक करेंगे कि वो कौन सी ट्रायंगल बनती है। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ये वर्टेक्स होते हैं मेरे पास, सिंपल। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, तो उसके यानी अगर ये मैं कहता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यानी ए सी का होल स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर आएंगे इसी तरह मेरे पास। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती होगी तो वो फिर राइट ट्रायंगल होगी। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास 2 साइड्स आर इक्वल, व्हेन 2 साइड्स आर इक्वल, यानी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें मेरे पास एक ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी, बी सी और ए सी फाइंड करेंगे, तो अगर उसमें से 2 साइड्स इक्वल हैं और तीसरी डिफरेंट है, तो फिर आप कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप लिख लीजिए 2 साइड्स आर इक्वल व्हेन, ठीक है, तो वो आइसोसेलेस है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, व्हेन 3 साइड्स आर इक्वल, जब बिल्कुल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ऐसे तीनों साइड्स बराबर हो, ये और ये तीनों बराबर हो, तो आप लिखेंगे व्हेन 3 साइड्स आर इक्वल। सिंपल, यानी जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ना ए बी, बी सी और ए सी के ऊपर, अगर तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, उसके तीनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस थे। और स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक ये है, एक ये ले लूँ और एक मैं ये वाली साइड ले लूँ, अब ये तीनों ही साइड्स डिफरेंट है, तो आप लिख लें व्हेन 3 साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर जब आप ए बी, बी सी और ए सी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तीनों के ऊपर, और अगर वो तीनों ही पॉइंट्स या उनके आंसर्स डिफरेंट आते हैं, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट्स थे, सॉरी वो वर्टेक्स थे स्केलीन ट्रायंगल के, ये याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा देखिए। मैं 2, 3, 5, 3 और 2, 1 के ऊपर डिस्टेंस फार्मूलाज अप्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं कि वो इन चारों में से किसके ऊपर फिट बैठता है। तो चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, जो कि है 2, 3, फिर है 5,3 और 2,1। उसी तरह करेंगे सॉल्यूशन, लेट ए विल बी 2,3 हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे पास 5,3 और सी हो जाएगा 2,1। अब मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए बी लगाइए, फाइंड करना है। तो ए बी का क्या आएगा, ए बी फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है और ए सी भी फाइंड करना है। ये 3 फाइंड करना है। ए बी पे लगाइए, ए बी लगाइए, क्या आएगा x1 y1 x2 y2, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 यानी 0 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 का अंडर रूट, ये आ जाएगा मेरे पास 3। ये आंसर आ गया इसका ए बी का। अब मैं लगाता हूँ बी सी, चेक करता हूँ।
बी सी के ऊपर चेक कीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा x1 y1 x2 और y2। तो सिंपल 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आंसर आएगा, -3 का स्क्वायर जब करूँगा तो वो आ जाएगा 9 प्लस, और जब -2 का स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो 9 प्लस 4 मेरे पास आ जाएगा √13। ये मेरे पास आ गया BC। अब हम फाइंड कर लेंगे AC को। AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, ये मेरे पास होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो 2 माइनस 2 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी -2 का स्क्वायर, ब्रैकेट डाल दें। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0 और -2 का स्क्वायर यानी 4। तो √4 मेरे पास आ जाएगा जी 2। अब मुझे ना बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। अब आपने डायरेक्टली इसमें ये नहीं कह देना, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये स्केलीन ट्रायंगल है। हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्योंकि उसमें भी तो तीनों साइड्स डिफरेंट होती है ना। तो उस पर आपने क्या करना होगा, ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर यानी वो एक तरफ रख के रफली ज़रा आप चेक कर लेंगे। ये मेरे पास 3 डिस्टेंसेस हैं, अब चेक करना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट साइड है यानी √13 मुझे नज़र आ रहा है कि ये सबसे बड़ी है। अच्छा, √13 अगर ना समझ आया ना कि इनमें से बड़ा कौन सा, आप करके देख लें, यानी √13 करके देखें। वो देखें मेरे पास आ रहा है 3.6, तो यानी ये 3.6 और ये 2, ये रफ में लिख लें बेशक यहाँ पे। अच्छा, अब इसको एक साइड पे करके देखें क्या, यानी BC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज ये बनेगा ना, अगर हुआ तो इक्वल टू क्या AB का स्क्वायर प्लस, और ये बन जाएगा AC का स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल इस तरह की होती है जिसमें देखें BC इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी B यहाँ आएगा और C आएगा ना, और A यहाँ हो जाएगा। तो अब मुझे देखना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल है या नहीं। ये मैंने रफली जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझाई है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, ये मेरे पास आ जाएगा √13 का स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है जी 3 का स्क्वायर, और AC क्या है +2 का स्क्वायर। तो ये काटता हूँ तो मेरे पास आ जाता है √13 यानी कट के, सॉरी, ये मेरे पास आ जाएगा 13 इक्वल टू 9 + 4। तो 9 + 4 जो है वो आ जाएगा मेरे पास 13। 9 + 4 इज़ 13, 13 विल बी इक्वल टू 13। अच्छा, अब ये मेरे पास आंसर आया है 13 = 13, यानी ये देखिए कि ये जो पॉइंट्स थे, ये जो वर्टिसेस थे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल कर गई है, तो इसका मतलब वो जो गिवन पॉइंट्स थे वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब हमें ये भी पता है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंट भी हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स देखें ना वो डिफरेंट भी है ना, तो इसका नाम फिर बनेगा एग्जैक्टली राइट स्केलीन ट्रायंगल। ये याद रखिएगा, SCELENE, राइट स्केलीन ट्रायंगल, ये याद रखिएगा। इसका एग्जैक्टली नेम राइट स्केलीन ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। स्केलीन क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स डिफरेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका जो पूरा नाम बनेगा फिर राइट स्केलीन ट्रायंगल बनेगा। सेकंड, एक और पार्ट इसने हमें कहा हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर उसका नाम बताना है और फिर आपने पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल भी फाइंड करना है इन ईच केस, हर केस के अंदर। तो अब इस केस के अंदर मैंने पेरीमीटर भी फाइंड किया हुआ पहले से। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यानी ये मेरे पास बन रही थी, अगर मैं प्रिसाइजली इसको बनाऊं, ये B था, ये C था और ये A था। तो BC था मेरे पास √13 और AC था 2 और AB था मेरे पास 3। तो यानी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी BC + CA या AC + AB। तो मैंने सिंपल पेरीमीटर इज इक्वल टू तीनों उसकी साइड्स का सम किया, 3 + √13 + 2। तो 3 + 2 इज 5, 5 + √13 इज द पेरीमीटर ऑफ दिस राइट स्केलीन ट्रायंगल। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब हमने सम अप क्या किया, अब हमने सम अप ये करना है कि जब भी आपके पास 3 साइड्स निकल आए यानी बाय डिस्टेंस फार्मूला, तो आपने उसके ऊपर ये चारों कंडीशंस 1 बाय 1 चेक करनी होगी कि कौन सी हैं। अगर तो 2 साइड्स इक्वल है तो आप तब भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करें। अगर 3 साइड्स डिफरेंट हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट, तब भी आप राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम लगा के चेक करें। हो सकता है वो राइट स्केलिन ट्रायंगल हो जो हमारे इस केस में आया था, और हो सकता है वो 2 साइड्स के साथ भी पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा हो तो वो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और ये भी एक क्वेश्चन है हमारे केस के अंदर। अच्छा, ये नहीं हो सकता कि अगर वो इक्विलेटरल हो तो फिर वो राइट एंगल भी हो, फिर वो अगर इक्विलेटरल है फिर वो सिर्फ इक्विलेटरल है, फिर वो इन तीनों में से नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है मेरे पास 0 0 1 √13 एंड 2 0। इसके ऊपर चेक करना है हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है या स्केलिन ट्रायंगल है। चलें सबसे पहले उसी तरह हम इसका सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी बी सी और ए सी करेंगे। लेट ए विल बी इक्वल टू 0 0 और बी मेरे पास हो जाएगा 1 √3 और सी होगा मेरे पास 2 0। मैं दोबारा भी चेक कर लेता हूँ जी, बिल्कुल सेम लिखी है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने ए बी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और ए सी फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो ए बी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चेक कीजिए। सिंपल ए बी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 यानी 1 - 0 यानी 1 का स्क्वायर और प्लस √3 - 0 यानी √3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा +3, तो ये आ जाएगा √4। ये मेरे पास आंसर आ गया 2। अब मेरे पास ए बी बी सी जब करूँगा मैं बी सी होगा x1 y1 और x2 y2 यानी 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 यानी -√3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 करूँगा तो ये माइनस के साइन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये अगेन मेरे पास आ जाएगा 3। तो √3 + 1 इक्वल टू आ जाएगा √4 जो कि होगा 2। अब ये देखें ये भी सेम है और मेरे पास ये भी सेम आया। अब मैं चेक करता हूँ ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो ए सी मेरे पास आएगा x1 y1 और x2 y2 यानी 2 - 0 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर √ इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा मेरे पास और ये आ जाएगा 2। अब ये देखें तीनों ही सेम है। अब मैंने आपको बताया था, अब चेक करना है क्या राइट ट्रायंगल है, उसके बाद था मेरे पास आइसोसेलेस है, फिर है मेरे पास इक्विलेटरल और फिर है मेरे पास लास्ट स्केलिन। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल हमेशा याद रखिए तीनों साइड्स बराबर हों तो कभी भी वो राइट ट्रायंगल नहीं होती। आइसोसेलेस तब होता है जब 2 साइड्स बराबर हों। अब इसकी 2 के 2 साइड्स बराबर है लेकिन हमने स्पेसिफिक नाम बताना है, तो तीनों साइड्स चूंकि बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये याद रखिए। यस, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलिन की नहीं है क्योंकि स्केलिन के अंदर तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तो ये स्केलिन भी नहीं है। आइसोसेलेस है लेकिन हमने स्पेसिफिक इसको नाम देना है। नेक्स्ट था मेरे पास पार्ट कि हमने इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है, यानी अब ये मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 2, 2 और 2 तीनों साइड्स बराबर हैं। पेरीमीटर हम किसको कहते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स या आउटर बाउंड्री की जितनी भी साइड्स होती हैं उसका सम पेरीमीटर कहलाता है। तो यानी 2 + 2 + 2 यानी AB + BC + AC करूँगा तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा 6 यूनिट्स। सिंपल, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो कि कंप्लीट हुआ। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0 1 8 4 एंड 0,8। इसके ऊपर भी आप तीनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और देखिए कि कौन सी इनमें से ट्रायंगल बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 जी मैंने लिख लिया। अब उसी तरह सेम लेट A विल बी इक्वल टू 0,1, B हो जाएगा 8,4 और C मेरे पास होगा 0,8। A B BC और AC फाइंड कीजिए। A B मेरे पास होगा
x1 y1 x2 y2 8 माइनस 0 यानी 8 का स्केयर प्लस 4 माइनस 1 यानी 3 का स्केयर, और ये मेरे पास आ जाएगा 64। 8 का स्केयर 64, 3 का स्केयर 9। 64 प्लस 9 क्या होता है? 64 प्लस 9 मेरे पास होगा √73 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास एक आ गया। फिर है बी सी, चेक कीजिए, और बी सी क्या होगा? 0 माइनस 8 यानी x1 y1 x2 y2 √0 माइनस 8 यानी माइनस 8 का स्केयर प्लस 8 माइनस 4 यानी 4 का स्केयर। तो ये माइनस के साइन को भी अब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये मेरे पास क्या आंसर देगा? अगेन 8 का स्केयर यानी 64 और 4 का स्केयर 16। तो 64 प्लस 16 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 80। तो ये आ जाएगा √80। ये मेरे पास दूसरी साइड आ गई। अब आप फाइंड कीजिए ए सी की लेंथ। अच्छा, x1 y1 और x2 y2 0 माइनस 0 यानी 0 का स्केयर प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 का स्केयर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 का स्केयर 0 और 7 का स्केयर 49 का अंडर रूट। अब ये मेरे पास तीन साइड्स आ गई, एक ये और एक ये। अब देखें 1 बाय 1 मैं इसको लिखता हूँ और फिर आपने बताना है कि ये कौन सा हो सकता है। राइट ट्राइंगल लिख रहा हूँ, सिर्फ शॉर्टकट आइसोसेलेस। और फिर है मेरे पास कि ये इक्विलेटरल है या नहीं, और लास्ट है स्कीलीन। ठीक है, अब तीनों साइड्स देखें डिफरेंट आई हैं। √73 √80 मैं लिख भी देता हूँ, जस्ट लिख रहा हूँ √73 √80 और √49। तो दो साइड्स अगर इक्वल हो तभी होता है, इसका मतलब आइसोसेलेस नहीं है। इक्विलेटरल में तीनों साइड सेम होना है, इसका मतलब ये भी नहीं है। स्कीलीन तीनों साइड डिफरेंट हैं तो स्कीलीन है। और मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको बताया था हमने चेक करना होगा पाइथागोरस थ्योरम के साथ। तो ग्रेटेस्ट साइड को आप एक तरफ रखिए और चेक कीजिए कि क्या ये बनती है या नहीं। अब जो ग्रेटेस्ट साइड थी ये थी मेरे पास बी सी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? बी सी का स्केयर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर। चेक कीजिए, अब बी सी का स्केयर यानी √80 का स्केयर इक्वल टू ए बी यानी √73 का स्केयर आ रहा है, और प्लस √49। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 80। ये आ जाएगा 73 प्लस 49। तो 73 प्लस 49 कितना होता है? 122। ये मेरे पास आ रहा है 122। ये हो गया 80। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। ठीक है, सो आप आखिर में क्या लिखेंगे? A, B and C form a scalene triangle only. ठीक है, और लास्ट में उसने हमें कहा था पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर क्या होगा? √73 प्लस √80 प्लस √49। आप इसको चेक भी कर लें बेशक। √73 प्लस √80 प्लस √49। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.488। तो पेरीमीटर आएगा आपके पास 24.49 कर लीजिए यूनिट्स। ये आप याद रखिए, यानी वो जो ट्रायंगल थी जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट थी, उन तीनों की साइड्स का जो मेरे पास सम आ रहा है, यानी दिस साइड सम ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड और दिस साइड, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो आ रहा है 24.49 यूनिट्स। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो कि कंप्लीट हुआ। ये आप याद रखिएगा, इसी तरह आप बना के सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा जी। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 -3, -5, 3, -3 एंड 0, 6। ये भी मेरे पास पार्ट 1 की तरह है, बिल्कुल सेम है।
इसमें इस पे लिख लीजिए पार्ट 1 सेम, यानी ये मेरे पास राइट स्केलीन ट्रायंगल बनेगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी और वो स्केलीन यानी तीनों साइड्स डिफरेंट भी होंगी बिल्कुल पार्ट 1 की तरह। और उसका पैरामीटर भी आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपने खुद की करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद कीजिए। इन दोनों में से मैं एक करवा देता हूँ, और 5 जिसका मैंने आपको कहा था जिसमें राइट आइसोसेलेस आता है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें अब एक मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज़ आ रही होती हैं और ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 देखिए, और ये है मेरे पास -1, -1, बी है मेरे पास, यानी पॉइंट बनेगा -1, 5, और जो थर्ड पॉइंट है वो है 4, 2। सिंपल। अब मैं इसको बिल्कुल उसी तरह सपोज करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए, लेट ए विल बी इक्वल टू -1, -1, बी हो जाएगा मेरे पास -1, 5, एंड सी हो जाएगा मेरे पास 4, 2। अब सॉल्व कीजिए इसका, ए बी प्लस बी सी और ए सी डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और फिर देखिए कि ये क्या बनता है। ए बी सबसे पहले देखिए, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, -1, ठीक है, यानी मैं लिखता हूँ इसको -1 माइनस, और ये फिर -1 का होल स्क्वायर करना है ना हमने, प्लस 5 -1 यानी -1, फिर अगेन उसी तरह। ये मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्शंस की जो वैल्यूज़ होती हैं ना, वो आपको कंसिडर करते हुए एज अ बिगनर लेवल, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -1 और फिर +1, ये 0, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 5, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 + 1 यानी 6 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 36, यानी 6 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 36 का अंडर रूट जब करूँगा वापस मेरे पास 6, या आप डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई 6, ठीक है, यह आपने याद रखना है। अब है मेरे पास बी सी, जिसके ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूँ, ये हो जाएगा ये x1 y1 और ये होगा x2 y2, 4 - -1 यानी 4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर, प्लस 2 - 5 यानी -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 25 + 9 इज़ अंडर रूट ऑफ 34। ए बी बी सी हो गया। अब ए सी भी फाइंड करके देखिए क्या आता है। ए सी क्या आ रहा है मेरे पास, x1 y1 और x2 y2 यानी 4 - -1 यानी 4 + 1 यानी 5 का स्क्वायर, प्लस 2 - -1 यानी 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है 25 + 9 का अंडर रूट विल बी इक्वल टू 34। अब ये देखें, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आई हैं। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल हों तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब हम ये सिर्फ चेक कर लेंगे कि क्या ये राइट ट्रायंगल भी है या नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी आपके पास ऐसा केस हो सकता है कि ये साइड और ये साइड जो है वो बराबर हों, ठीक है। तो सिर्फ वो चेक कर लेते हैं, फिर हम चेक कर लेंगे कि क्या ये सिर्फ आइसोसेलेस है या राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, 6 √34 √34 और √34। देखिए मेरे पास एक है 6, एक है √34 और एक है √34। मैंने लिख ली, ये होगा मेरे पास ए बी, ये होगा बी सी और ये होगा ए सी, ठीक है। ये याद रखिए। अब चेक करना है कि क्या वो राइट ट्रायंगल है या नहीं। फिर दूसरा था मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा था मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, और लास्ट था मेरे पास स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। अब जो ऑड वन आउट है वो पहले निकाल देते हैं। तीनों साइड्स जो हैं वो दो साइड सेम है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं तो स्केलीन तो नहीं है। तीनों साइड्स सेम होती तब इक्विलेटरल होता है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल भी नहीं है। दो साइड सेम है, आइसोसेलेस तो है। अब चेक करना है राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं।
तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो हम √34 को ज़रा चेक कर लेते हैं सिर्फ रफ में कि मुझे वैल्यू क्या मिलती है। तो वो मुझे मिल रही है 5.8। इसका मतलब जो सबसे बड़ी थी वो यही वैल्यू है। तो मैं इसको हाइपोटेन्यूस लूँगा, यानी इस केस के अंदर मेरे पास होगा AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा यानी 6 का स्क्वायर इक्वल टू √34 का स्क्वायर प्लस √34 का स्क्वायर। तो ये तो कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36, ये आ जाएगा 34 प्लस 34। ठीक है, 34 प्लस 34 कितना होता है? 34 प्लस 34 ये मेरे पास आ जाएगा 68, ये आ जाएगा मेरे पास 36। 68 जो है 36 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल भी नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब आप क्या लिखेंगे? सो A, B and C form a vertex of isosceles triangle। ठीक है, और उसके बाद अब उसके पैरामीटर्स भी फाइंड करने थे। अब आपने पैरामीटर क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब देखें दो साइड्स इक्वल थी ना मेरे पास, सिंपल, यानी इस तरह बन रहा था। अब ये अगर 34 है √34, ये भी √34 होगा, तो ये मेरे पास 6 होगा क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं। तो पैरामीटर क्या होगा? 6 प्लस √34 प्लस √34। तो मैं लिखता हूँ इसको कैलकुलेटर के ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। 3 प्लस √34 प्लस √34। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 √34 भी लिख सकते हैं आप इसको, और आप इसको 14.66 भी लिख सकते हैं। 14.662 यूनिट्स भी हो सकता है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो कि कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी खुद कीजिए, होप कि आपसे ये हो जाएगा, और पैरामीटर भी फाइंड कीजिए। सिर्फ आपने ये करना होगा जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो आपने जस्ट उसको क्या करना है, इस तरह लिखें, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, और उसमें से निकालते जाएं। इस तरह आपकी गलती बच्चों कभी भी नहीं होगी। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट खुद कीजिए और चेक कीजिए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मैं आंसर कर दूंगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें हम स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और पैरेललोग्राम है या नहीं, इनके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।